दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी जमीन सूरज के गिर्द 1,07,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चक्कर लगा रही है, जो सुनने में शायद आप में से बहुत से लोगों को हैरान न करे। मगर ये जानकर आप जरूर शॉक्ड हो जाएंगे कि ये स्पीड सबसे ज्यादा तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी कई हजार गुना ज्यादा है। मगर आपको और आपके आसपास की किसी भी चीज को एक छोटा सा झटका तक महसूस नहीं होता। हर एक चीज अपनी जगह पर स्टिल है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि इस रफ्तार पर हर चीज उड़कर खला के अंदर कहीं बिखर जाती। यही नहीं, जमीन अपने खुद के महवर के गिर्द भी 1670 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मुसलसल घूम रही है, मगर आप इस रोटेशन को भी महसूस नहीं कर पाते। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? ऐसी कौन सी ताकत है जिसने इस तमाम निजाम को जकड़ कर संभाला हुआ है और वो नजर नहीं आती, मगर इसकी मौजूदगी को हम महसूस कर सकते हैं? तो इसका जवाब है ग्रेविटी, जो हर चीज को जमीन के नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है। और इसी की वजह से सूरज जैसा मैसिव ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हर एक सैयारे, जिसके अंदर जमीन भी शामिल है, उसे अट्रैक्ट करके अपने मदार के अंदर रखता है। इवन के स्टार्स और गैलेक्सीज का जन्म भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ है। और तकरीबन हर एक गैलेक्सी के अंदर एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पूरी गैलेक्सी इसके गिर्द घूमने पर मजबूर होती है। जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी सेजिटेरियस ए नाम का ब्लैक होल मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी ना नजर आने वाली फोर्स है जिसने हमारी कायनात को जन्म दिया, और इस फोर्स के बगैर हमारी इस कायनात का ये सिस्टम एक लम्हे के लिए भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इसी ने पूरी कायनात के निजाम को संभाला हुआ है। अगर आसान अल्फाज के अंदर बयान करने की कोशिश करूं तो ग्रेविटी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान पाई जाने वाली एक फोर्स है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, उसका मास जितना ज्यादा होगा, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतनी ही स्ट्रांग होगी। जैसे जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स चांद तक मौजूद है और वही इसके गिर्द एक मदार में चक्कर लगा रहा है, जबकि हमारे सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स सोलर सिस्टम के तमाम सैयारों तक है, जिसमें जमीन भी शामिल है। क्योंकि सूरज हमारी जमीन से साइज में 13 लाख गुना बड़ा है और पूरे सोलर सिस्टम का 99% मास हमारे सूरज का ही है। क्या आप एक लम्हे के लिए ये सोच सकते हैं कि क्या होगा अगर ये ग्रेविटी की फोर्स अचानक से काम करना बंद कर दे? चलें इसे इमेजिन करने की शुरुआत करते हैं हमारी जमीन से। दोस्तों, ग्रेविटी के खत्म होने के बाद इंसान जमीन पर चल नहीं पाएंगे, बल्कि यहाँ वहाँ उड़ते फिरेंगे। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी खाना हजम करने का निजाम काम करना बंद कर देगा। पौधे उग नहीं पाएंगे। जमीन का एनवायरनमेंट इसके गिर्द नहीं घूमेगा, जिससे बारिश, मौसम और जमीन का हिफाजती निजाम, जो कि जमीन को सूरज और खला से आने वाले मुसलसल खतरों मसलन सोलर वेव्स, रेडिएशंस और एस्ट्रॉइड्स वगैरह से बचाता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस खत्म होने की वजह से जमीन पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। कुछ भी पहले की तरह नॉर्मल नहीं रहेगा। सब कुछ बेतरतीब और दरहम बरहम हो जाएगा। इस फोर्स को डिस्कवर करने का क्रेडिट सर आइजैक न्यूटन को दिया जाता है, जिन्होंने 17वीं सेंचुरी के अंदर अपने सर पर एक सेब गिरने के बाद ये सोचना शुरू किया कि ऐसा दरअसल होता क्यों है, और यूं साइंस की दुनिया के अंदर इस कॉन्सेप्ट को पहली बार समझा गया। इस पर मजीद रिसर्च की गई, मगर फैक्ट ये है कि आइजैक न्यूटन से 700 साल पहले एक मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न अल हैथम ने अपनी कई किताबों के अंदर इस फोर्स का जिक्र किया, मगर ग्रेविटी के नाम से नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 1400 साल पहले कुरान करीम के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बयान किया गया है, जब दुनिया इसके नाम तक से वाकिफ नहीं थी। उन लोगों की इमेजिनेशन सिर्फ सूरज और चांद की मौजूदगी पर खत्म थी। सूरह मुरसलात आयत 25 से 27 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया, यानी जिंदा और मुर्दों को, और इसके ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ रख दिए और तुम लोगों को मीठा पानी पिलाया। दोस्तों, इस आया मुबारका में अरबी लफ्ज किफाता पर गौर करें, जिसका मतलब है समेटने वाला, यानी अपने आस पास खींचने वाला या इकट्ठा करने वाला। ये सबसे बेहतरीन अल्फाज हैं ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के लिए, जबकि इससे अगली आयत के अंदर जिंदा और मुर्दों से मुराद इंसान और बेजान एलिमेंट्स, जिनके अंदर एस्ट्रॉइड्स और चांद जैसे ऑब्जेक्ट्स शामिल हैं, जिन्हें जमीन समेट कर अपने गिर्द थामे हुए या मजबूती से पकड़े हुए है। ये अल्फाज चीजों को जमा करने के अलावा इन्हें अट्रैक्ट करने के माना में भी इस्तेमाल होते हैं, जो कि आइजैक न्यूटन ने अपनी किताब मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी के अंदर यूं बयान किया है कि ग्रेविटी जैसी कोई फोर्स मौजूद तो जरूर है, लेकिन वो काम कैसे करती है या ऐसा दरअसल होता क्यों है, इसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है। फर्ज करें कि हम यूनिवर्स से हर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी एस्ट्रॉइड, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स यानी गैस और डस्ट के एटम्स को भी, यानी हर एक चीज को निकाल दें या बिल्कुल खाली कर दें, तो खला में पीछे क्या बचेगा?
आप सबका यकीनन जवाब होगा कि कुछ भी नहीं, बल्कि एक खाली जगह। ये जवाब बज़ाहिर तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि खाली स्पेस भी खाली नहीं है। ये एक फैब्रिक या सीधे कागज की तरह है जिसे बेंड और ट्विस्ट करना भी मुमकिन है, यानी इसे वेव्स की सूरत में हिलाया जा सकता है, जिसे कॉस्मिक फैब्रिक कहा जाता है। न्यूटन को मालूम था कि ग्रेविटी जैसी फोर्स मौजूद है जो हमारे चांद को एक ना नजर आने वाली रस्सी से बांधे हुए है, इसे हिलने नहीं देती। ये फोर्स नजर भी नहीं आती और ना ही वो इसके बारे में कुछ जानता है कि ये कैसे काम करती है। इसके 10 साल बाद आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट दिया और हमें बताया कि खला हमें जैसी नजर आती है दरअसल ऐसी नहीं है, बल्कि ये एक कपड़े की तरह है जिसे बेंड करना मतलब मोड़ना पॉसिबल है। इसे आप एक मिसाल से समझ लें। फर्ज करें कि एक स्नूकर टेबल की जगह हमारी स्पेस है और इसमें मौजूद बॉल्स तमाम स्टार्स और प्लैनेट्स, जिन्हें हिट करने पर ये सीधा आगे की तरफ या पीछे की तरफ आजादी से जा सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट उठाकर इस टेबल पर रख दें? अब स्पेस टाइम ये कहता है कि जहां पर ये बड़ा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वहां पर स्पेस बेंड हो जाएगी। जैसे एक सीधे कपड़े के अंदर आप एक बड़ी बॉल को रखकर देख लें, इसकी वजह से कपड़े के आसपास का एरिया थोड़ा सा बेंड हो जाएगा और ये बॉल जितना बड़ा होगा ये कपड़े पर इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा करेगा। ये इफेक्ट जो कि इस मैसिव ऑब्जेक्ट की वजह से पैदा हो रहा है या इसकी वजह से जहां तक का एरिया बेंड हो रहा है, ये इस बड़े ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी है, जिसमें आते ही इसका साइज और मैस के अंदर मौजूद छोटे ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके गिर्द घूमने लगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जमीन के बड़े साइज की वजह से इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स चांद तक जाती है और सूरज की प्लूटो सैयारे तक। जबकि अगर दो एक जैसे साइज और मैस के ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आ जाएं, तो वो एक दूसरे को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ स्पेस टाइम के अंदर एक हलचल या वेव्स भी पैदा करेंगे, जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। ये बिल्कुल समुद्री लहरों की तरह वेव्स होती हैं। जैसे एक बोट या समंदरी जहाज समंदर से गुजरते हुए इसके अंदर थोड़ा सा डीप या धंसा हुआ समंदर के अंदर हलचल पैदा करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और वेव्स को अपने पीछे छोड़ता जाता है। ग्रेविटी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। जब हम समुंदर को हमारी स्पेस और इस बोट को स्टार्स, ब्लैक होल या गैलेक्सीज मान लें, जिसे 2015 के अंदर सबसे पहले लेगो यानी लेजर इंटरफेरेंस ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी ने दुनिया को बताया था। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि कुरान पाक के अंदर इसे 1400 साल पहले बयान किया गया है। सूरतुल अंबिया आयत 33 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया। ये सब कुछ यानी चांद, सूरज, सितारे आसमान में इसी तरह चलते हैं जैसे तैर रहे हैं। अरबी लफ्ज यस्बहून न सिर्फ कायनात में मौजूद हर ऑब्जेक्ट की ऑर्बिटल मोशन को बयान कर रहा है, बल्कि ये भी बता रहा है कि हमारी इस पूरी कायनात या स्पेस की नेचर क्या है, ये कैसे काम करती है। और नासा आज हमें बताती है कि ये सब ऑब्जेक्ट खला के अंदर ऐसे तैर रहे हैं जैसे एक बोट समुंदर में तैरती है, जो हमें एक बार फिर से बताता है कि कुरान उस खालिक की किताब है जो जमीन और आसमान को पैदा करने वाला और अपनी इस क्रिएशन के बारे में हर डिटेल को जानता है। क्या अब भी कोई शक रह जाता है? ये उसी खालिक का कलाम है जो बार बार हमें इस कायनात पर गौर व फिक्र करने की दावत दे रहा है, ताकि हम उसकी निशानियों को देखकर उसकी मौजूदगी को महसूस करें, ताकि दुनिया में अपने आने का मकसद जान पाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।